20 अगस्त 2016। आज से तकरीबन 7 साल पहले वैज्ञानिकों ने हमारे सबसे करीबी तारामंडल प्रोक्सिमा सेंचुरी में कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने अर्थ के बाहर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी को और भी मजबूत कर दिया। वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे रोमांचक एक्सोप्लैनेट्स की खोजों में से एक पृथ्वी के समान आकार वाली हालांकि उस समय पर इस खोज की पूर्णता पुष्टि नहीं हो पाई थी, इसलिए वैज्ञानिक इस ग्रह की और भी जानकारी निकालने में लगातार जुड़े हुए थे। 28 मई 2020 यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा ने वेरी लार्ज टेलीस्कोप की सहायता से इसकी कंफर्मेशन भी हासिल कर ली और इसे एक नाम भी दिया गया, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। एक ऐसा ग्रह जो अपने सौर मंडल में मौजूद तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगाता है। और आकार में हमारे पृथ्वी जितना ही विशाल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह मानव इतिहास का पहला ऐसा प्लैनेट है जहां पर अभी की परिस्थितियां धरती की जैसी ही हैं और यहां धरती के जैसा वातावरण भी मौजूद है। और उनका यही दावा हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या वाकई में प्रोक्सिमा सेंटोरी बी एक हैबिटेबल प्लैनेट है। और अगर हां, तो हम इंसानों के लिए इस पर जाकर बस पाना कितना पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिग्विजय और आप देख रहे हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के रहस्यों पर बनी हमारी ये डॉक्यूमेंट्री प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। आज इंसान धरती पर इतना इवॉल्व हो चुके हैं कि वो यहाँ पर मौजूद रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। और कुछ केसेस में तो इंसानों के द्वारा रिसोर्सेज का ओवर यूज भी हो चुका है और वो खत्म होने के कगार पर भी हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल और पेट्रोलियम ही ले लीजिए, जो कि आने वाले कुछ दशकों में ही पूरी तरह खत्म होने वाले हैं। इन रिसोर्सेज को खाली करने के साथ इंसान धीरे धीरे इस धरती को भी क्षति पहुंचा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब उन्हें अपने लिए एक नए ग्रह की तलाश करनी होगी।
पर क्या ऐसा कोई ग्रह या उपग्रह हमारे सोलर सिस्टम या फिर हमारे सोलर सिस्टम के आसपास मौजूद भी है? मार्स, जो कि हमारे प्लेनेट का सबसे नजदीकी ग्रह है, वहां पर फिलहाल रहने के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं है। और न ही आने वाले भविष्य में भी यहाँ पर जीवन पूरी तरह संभव हो पाएगा। अगर इंसान किसी तरह मार्स पर रहने भी लगे तो भी इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए वहां पर रिसोर्सेज की भारी कमी हो जाएगी। और इसलिए हमें एक ऐसे प्लेनेट की जरूरत है जहां सब कुछ पृथ्वी के जैसा हो। पर क्या साइंटिस्ट ऐसा कोई ग्रह आज तक ढूंढने में कामयाब हो पाए हैं? अगर हम धरती से तकरीबन 4 लाइट ईयर दूर ट्रैवल करके जाएं तो वहां हमारी मुलाकात होगी एक सोलर सिस्टम में मौजूद डॉर्फ स्टार से, जिसकी रोशनी हमारे सूरज जितनी नहीं है। पर इस डॉर्फ स्टार सिस्टम के ऑर्बिट में एक प्लैनेट चक्कर लगा रहा होगा जो दिखने में आपको बिल्कुल हमारी पृथ्वी की ही फोटोकॉपी लगेगा। और इस एक्सोप्लैनेट को वैज्ञानिकों ने प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का नाम दिया है और इसके स्टार को प्रोक्सिमा सेंटोरी कहा जाता है। और यही वो प्लैनेट है जहां पूरे मानव जाति का भविष्य बस सकता है। यहाँ हमारी जरूरत की हर वो चीज मौजूद हो सकती है जो हमें पृथ्वी पर प्राप्त होती है। बस जरूरत है हमें तो एक ऐसे साधन के आविष्कार की जो हमें इस प्लैनेट तक ले जा सके। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी एक ट्रिपल स्टार सिस्टम में मौजूद एक पॉसिबल हैबिटेबल प्लैनेट माना जाता है जो अपने स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी की काफी पास से मात्र 11 अर्थ डेज में चक्कर लगाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह धरती से सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम का ऐसा ग्रह है जहां अभी वर्तमान में बैक्टीरियल लाइफ की मौजूदगी हो सकती है। अल्फा सेंटोरी ट्रिपल स्टार सिस्टम हमारे अर्थ से तकरीबन 4.3 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। इस स्टार सिस्टम में मौजूद 3 स्टार्स अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और अल्फा सेंटोरी सी में से अल्फा सेंटोरी सी एक डॉर्फ स्टार है जिसे वैज्ञानिक प्रोक्सिमा सेंटोरी के नाम से बुलाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रोक्सिमा नाम प्रॉक्सिमिटी शब्द से जुड़ा है जिसका अर्थ होता है सबसे करीब, और प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीक स्टार है। अल्फा सेंटोरी ए, बी और सी नाम के ये तीनों तारे एक दूसरे का अलग अलग पोजीशन से चक्कर लगाते हैं और इसलिए वैज्ञानिक इसे ट्रिपल स्टार सिस्टम का नाम देते हैं। अल्फा सेंटोरी ए स्टार हमारे सूर्य से साइज में काफी बड़ा है, वहीं अल्फा सेंटोरी बी का साइज लगभग हमारे सूर्य के बराबर ही है।
पर इस स्टार सिस्टम में मौजूद तीसरा स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूर्य के साइज का मात्र 40% ही है। इसका मास भी हमारे सन का 12.5% के बराबर ही है। पर इन सब के बावजूद इसकी डेंसिटी हमारे सूर्य से तकरीबन 32 से 33 गुना ज्यादा है। वैसे वैज्ञानिक इस स्टार सिस्टम की एक और खास बात से वाकिफ हैं। उनके अनुसार ये स्टार सिस्टम काफी तेजी से हमारे सोलर सिस्टम के करीब बढ़ रहा है और आने वाले 27,000 सालों में यह हमारे सोलर सिस्टम से मात्र 3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी अपने स्टार सिस्टम में मौजूद तारे का चक्कर तकरीबन 2000 करोड़ किलोमीटर की दूरी से लगाता है और वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि ये तारा पहले इस ट्रिपल स्टार सिस्टम का पार्ट नहीं हुआ करता था, बल्कि इसे अल्फा सेंटोरी ए के ह्यूज साइज और ग्रेविटी ने अपने ऑर्बिट में खींच लिया और तभी से इस स्टार सिस्टम का हिस्सा बन गया। वैसे आपको यह बखूबी पता होगा कि आखिर इस स्टार सिस्टम और इस डॉर्फ स्टार की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी डॉर्फ स्टार के ऑर्बिट में एक ऐसा प्लैनेट रिवॉल्यूशन करता है जिस पर वैज्ञानिकों ने लाइफ की पॉसिबिलिटी जाहिर की है। इस ग्रह को रेडियल वेलोसिटी मेथड नामक एक प्रोसेस के द्वारा ढूंढा गया था और इस पर वैज्ञानिकों का ध्यान इसलिए भी गया क्योंकि ये और हमारी पृथ्वी कई मायनों में एक ही जैसी थी। सबसे पहला, इस प्लैनेट का घनत्व हमारी पृथ्वी के घनत्व के बिल्कुल बराबर था। दूसरा, इसका मास भी हमारी पृथ्वी से मात्र 1.3% ही ज्यादा था। और तीसरा, इसका रेडियस जो कि हमारी पृथ्वी से मात्र 1.1% ही अधिक था। ये ग्रह इतने सिमिलर थे कि इनके जैसे और सिमिलर ग्रहों को अपने सोलर सिस्टम के आसपास ढूंढ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह ग्रह अपने स्टार का चक्कर मात्र 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर से लगाता है, लेकिन इससे इसकी हैबिटेबिलिटी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अपने स्टार से इतने करीब होने के बावजूद भी यह ग्रह अपने सोलर सिस्टम में हैबिटेबल जोन में आता है। लेकिन ऐसा कैसे? तो इसका कारण इसके स्टार का एक रेड डॉर्फ स्टार होना है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार हमारे सन से साइज में काफी छोटा होने की वजह से उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और इसलिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी इसके काफी नजदीक होने के बावजूद भी कुछ खास प्रभावित नहीं होता है। यहाँ तक कि इस पर तारे से निकलने वाली हीट, लाइट और रेडिएशन एक बैलेंस्ड अमाउंट में पहुंचती है। वैज्ञानिक मानते हैं
कि आमतौर पर किसी भी स्टार सिस्टम में प्लैनेट पर लाइफ तभी संभव होती है जब वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में पड़ता है। हैबिटेबल जोन सोलर सिस्टम के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां सूर्य से आने वाली हीट, लाइट और रेडिएशन एक परफेक्ट मात्रा में पहुंचते हैं। जिस वजह से यहाँ वाटर तीनों फॉर्म यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट कर सकता है। हमारी अर्थ भी सन के गोल्डीलॉक यानी कि हैबिटेबल जोन में पड़ती है। और आप देख सकते हैं धरती पर कितने रंग बिरंगी जिंदगियां बसती हैं। अब चूंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी भी अपने स्टार के गोल्डीलॉक या हैबिटेबल जोन में पड़ता है, इसलिए वैज्ञानिक इस पर लाइफ के मौजूद होने की कल्पना करने से थोड़ा भी नहीं चूकते हैं। उन्हें यह पूरा विश्वास है कि यहाँ पर कम से कम माइक्रोबियल लाइफ का जन्म तो जरूर हो चुका होगा। पर उनके इस विश्वास में बाधा प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स डालती हैं। दरअसल यह तारा बेहद खतरनाक सोलर फ्लेयर्स अंतरिक्ष में रिलीज करता है और प्रोक्सिमा बी प्लैनेट के इसके करीब होने की वजह से यह अक्सर इसकी चपेट में आता है। ऐसे में वैज्ञानिक ये भी शक करते हैं कि हो सकता है ये सोलर फ्लेयर्स इस प्लैनेट को पूरी तरह नष्ट भी कर दें या फिर कर रहे हों। पर उन्हें इस बात की तसल्ली भी है कि हमारी धरती के निर्माण के बाद सूर्य के द्वारा भी इस पर ऐसे ही सोलर फ्लेयर्स की बारिश की जाती थी और आज हमारी पृथ्वी कितनी हैबिटेबल है ये हम सभी अच्छी तरह देख सकते हैं। यानी कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सोलर फ्लेयर्स की बारिश के बावजूद यहाँ पर भविष्य में अर्थ के जैसे ही लाइफ पॉसिबल हो, या फिर क्या पता कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव यहाँ पर पहले से ही अपनी बस्ती बसा चुके हों। हाँ, पर वो निश्चित ही इस प्लैनेट के रॉकी सरफेस के नीचे सोलर फ्लेयर से छुप के रहते होंगे। वैज्ञानिकों की माने तो प्रोक्सिमा बी प्लैनेट पर तापमान धरती के तापमान के आसपास ही होता है। यहाँ का न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, तो वहीं इसका अधिकतम तापमान तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है। यहाँ पानी की मौजूदगी के चांसेस काफी माने जाते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि यहाँ पानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में मौजूद हो सकता है और यही वजह भी है कि आज हम इसे फ्यूचर अर्थ कहकर बुला रहे हैं, क्योंकि हो न हो भविष्य में इंसान इस ग्रह को एक्सप्लोर करने जरूर पहुंचेंगे, भले ही ऐसा करने में उन्हें 1000 साल ही क्यों न लग जाए। वैसे क्या वर्तमान में ऐसी किसी तकनीकी का आविष्कार हो चुका है जो हमें 50 वर्षों या 100 वर्षों में प्रोक्सिमा बी तक पहुंचा दे? आइए इस सेगमेंट के नेक्स्ट पार्ट में इस बात का पता लगाते हैं।
अभी वर्तमान में हमारे पास जो स्पेस क्राफ्ट है, अगर हम उससे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के पास पहुंचने की कोशिश करें तो हमें वहां पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। और तो और हमारे पास उतना फ्यूल भी मौजूद नहीं हो पाएगा जो हमें वहां तक पहुंचा सके। यानी कि प्रोक्सिमा बी तक पहुंचने के लिए हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी जो सीमित फ्यूल में हमें 50 से 100 वर्षों के अंदर ही उस तारे तक पहुंचा दे। पर यह कैसे पॉसिबल है? दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिक काफी जोरों शोरों से ऐसी ही किसी टेक्नोलॉजी के विकास में लगे हुए हैं और उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का इजाद भी कर लिया है जिससे इंसानों को 50 साल की यात्रा के द्वारा ही प्रोक्सिमा बी के पास भेजा जा सकता है। नासा के हॉल फर्म और जेम्स एफ वुडवर्ड ने मिलकर एक ऐसे क्राफ्ट का आविष्कार कर लिया है जो स्पेस क्राफ्ट की फ्यूल और वेट दोनों के ही समस्या का समाधान कर सकता है। इस स्पेस क्राफ्ट को उनके ही द्वारा मेगा ड्राइव नाम दिया गया, जिसमें मेगा का फुल फॉर्म है मैक इफेक्ट ग्रेविटी असिस्ट, जो कि एक बेहद ही छोटा मैकेनिज्म होगा जिसकी स्पेस प्रोपल्सन और थ्रस्ट वाइब्रेशन की मदद से ऑपरेट होगी। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे एक स्पेस क्राफ्ट में नीचे से निकलने वाली आग क्राफ्ट को आगे की तरफ ढकेलती है, या फिर जैसे किसी स्लाइडर पर धक्का देने की वजह से एक इंसान आगे की तरफ फिसल जाता है। उसी तरह यह डिवाइस बेहद कम मात्रा में विद्युत का इस्तेमाल करके बार बार रिपीट होने वाले प्रोसेस को अंजाम देगी, जो कि इसके पिछले हिस्से में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके इस पूरे मॉडल को लगातार पुश करता रहेगा और आगे की तरफ मूव कराता रहेगा। और चूंकि यह वाइब्रेशन इतनी तीव्रता के साथ घटित होगा कि इससे इस पूरे मॉडल का एक्सीलरेशन इतना बढ़ जाएगा कि यह लाइट की स्पीड से एक दहाई स्पीड को हासिल कर लेगा। यानी कि इस मैकेनिज्म से बने स्पेसक्राफ्ट की सहायता से इंसान मात्र 40 से 45 साल में प्रोक्सिमा बी प्लैनेट के पास पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। पर चूंकि इस मैकेनिज्म का अभी प्रोटोटाइप ही बन के तैयार हुआ है, इसलिए यह कितना सक्सेसफुल होगा यह कहना बेहद मुश्किल है। इस मैकेनिज्म के अलावा वैज्ञानिक एक और मैकेनिज्म को आने वाले 4 वर्षों में फाइनल करने वाले हैं, जिनका उन्होंने नाम दिया है द ब्रेक थ्रो स्टार शॉट। यह प्रोजेक्ट एक फोटॉन के मैकेनिज्म से इंस्पायर्ड है। आइए अब समझते हैं कि आखिर ये स्टार शॉट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा और ये प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में कितना समय लगाएगा। वैज्ञानिकों की माने तो इन चिप्स को लाखों की संख्या में रॉकेट के द्वारा स्पेस में भेजा जाएगा और फिर मात्र 1 ग्राम वजनी इन स्टार शॉट को अंतरिक्ष में उस तरफ फायर कर दिया जाएगा जिस तरफ प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार मौजूद हो। यानी कि यह मैकेनिज्म किसी इंसान को वहां लेकर नहीं जाएगी। इसका काम बस वहां पहुंचकर प्लैनेट्स की पिक्चर्स और नेसेसरी इंफॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचाने का होगा। पर यह सुनने में जितना आसान है, इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना मात्र उतना ही मुश्किल है। स्टार शॉट को अंतरिक्ष में फायर करने के तत्पश्चात ये कुछ ही समय में फोटॉन पार्टिकल्स के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके लाइट के स्पीड की 1/5 स्पीड को मेंटेन कर लेंगे और मात्र 20-22 साल में प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास पहुंच भी जाएंगे। और तो और वहां से तस्वीर भेजने में इसे 5 साल का वक्त भी लगेगा। पर इन सभी पॉसिबिलिटीज के होने के चांसेज 3% से भी कम है। आइए जानते हैं कैसे। वास्तव में इस डिवाइस के फेल होने के कई बड़े बड़े कारण हैं।
जिनमें से कुछ कारण तो आम इंसान भी प्रेडिक्ट कर सकता है, जैसे कि इसका वजन जो कि 1 ग्राम जितना हल्का है। ऐसे में इसे अगर इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ फायर किया जाएगा तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। वह वहां मौजूद डस्ट पार्टिकल से टकराकर टूट भी सकता है या फिर अपना रास्ता भी भटक सकता है। ऐसे में 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद इसका वहां पहुंच पाना कहां तक संभव होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब एक पल के लिए मान लीजिए कि ये स्टार शॉट इन सारे स्पेस डस्ट पार्टिकल से बचकर 22 साल बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास पहुंच गया, तो भी यह उससे इतनी तेजी से गुजरेगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि ये उन प्लैनेट्स और स्टार की एक क्लियर तस्वीर ले सकेगा। और अगर वो ऐसी तस्वीर लेने में सक्षम नहीं हुआ तो हमारे 22 वर्ष का इंतजार पूरी तरह बेकार हो जाएगा। और तो और इतने लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल के दौरान कॉस्मिक पार्टिकल्स का इनसे न टकराने के चांसेस तो ऐसे भी करोड़ों में से 1% है। यानी कि कुल मिला के वैज्ञानिक वर्तमान में अपने हाथ पांव मार के ऐसी किसी टेक्नोलॉजी के विकास में जरूर लगे हुए हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल को पॉसिबल बना सके, लेकिन इसमें अभी दिल्ली दूर है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी वाकई में हम इंसानों के लिए एक उम्मीद की किरण है, लेकिन सीमित संसाधनों के होने की वजह से आने वाले कई 100 सालों तक शायद हम इस ग्रह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इस ग्रह से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां तो हासिल होती रहेंगी, लेकिन इस पर मौजूद लाइफ की जेन्युइन नॉलेज प्राप्त करने में हमें अभी वर्षों तक इंतजार करना होगा। यह इंतजार 50 वर्ष का भी हो सकता है, 100 वर्ष का भी, या फिर 1000 वर्षों से भी ज्यादा का। हम इस सपने को सच होता देख पाएंगे भी या नहीं, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 10 या 20 सालों में वैज्ञानिक कोई एक ऐसी तकनीक की तलाश या आविष्कार कर पाएंगे जो हम इंसानों को प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक ले जा सके, या फिर हमें उस प्लैनेट और सोलर सिस्टम की असल तस्वीर दिखा सके? हम मनुष्य सदियों से आकाश की ओर देखकर इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड सेंचुरी बीसी तक हम इंसान यह मानते थे कि हमारी धरती बिल्कुल चपटी है और यहाँ बस एक ही देश या एक ही सभ्यता पनप रही है। पर उस समय के महान वैज्ञानिकों ने यह बताया कि वास्तव में हमारी धरती चपटी नहीं बल्कि गोल है। और हम कोई इकलौती सभ्यता नहीं है जो इस धरती पर सांस ले रहे हैं। इसके आसपास कई और सभ्यताएं और कई और लोग हमारी तरह ही अपना जीवन जी रहे हैं। अरस्तु वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने धरती के गोल होने की थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी। इसके बाद 6ठी शताब्दी में पाइथागोरस ने भी धरती के गोल होने की बात कही, पर गैलीलियो वह पहले शख्स बने जिन्होंने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से धरती को गोल साबित किया। और फिर निकोलस कोपरनिकस ने
या फिजिकल तौर पर साबित भी किया कि धरती गोल है और सूरज हमारा चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि हम सूरज के चारों ओर घूमते हैं। इन सारी खोजों ने मानव को अंतरिक्ष के बारे में काफी कुछ जानने में मदद की और साथ ही साथ उनके मन में काफी उत्सुकता भी पैदा की। हो न हो, इस धरती के अलावा भी इस ब्रह्मांड में कई ऐसे और भी ग्रह होंगे जहां जीवन पनप रहा होगा। To recuperate. समय के साथ हमारी यह उत्सुकता वास्तविकता में बदलती गई और नासा तथा रॉसकॉस्मॉस जैसे स्पेस एजेंसियों ने ऐसे कई ग्रह ढूंढ ही निकाले जहां धरती के जैसे जीवन होने की संभावनाएं थी। और ऐसा ही एक नजदीकी ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी है, जो हमारे सोलर सिस्टम से तकरीबन 4.24 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। और आज बारी है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के सफर पर जाने की, जिसमें हम कुछ 100 वर्ष की यात्रा करके उस प्लेनेट पर आपको ले जाने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये सफर खतरे और रोमांच का तड़का होने वाला है, जिसमें हम इंटरस्टेलर स्पेस से गुजरते हुए अपने सबसे पास के ट्रिपल स्टार सिस्टम में मौजूद एक रेड डॉर्फ स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास पहुंचेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्टार सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम से कितना अलग है। दोस्तों, आप देख रहे हैं केएस ज्ञान चैनल और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिग्विजय। आपकी आंखों के सामने जो ये स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, यह न्यूक्लियर फ्यूजन से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट है और इसकी टॉप स्पीड लाइट की स्पीड की 4.24% के बराबर है। यानी कि ये हमें मात्र 100 वर्ष के समय अंतराल में प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक ले जाएगा। पर वो कौन लोग होंगे जो इस सफर का हिस्सा बनना चाहेंगे? Mankind was born on Earth. It was never meant to die here. जोसेफ ए कूपर ने कहा था, धरती पर मानवता का जन्म मरने के लिए नहीं हुआ है और इसलिए इस मिशन को सफल बनाने के लिए ऐसे वैज्ञानिकों के ग्रुप को चुना गया है जो कि यंग भी हैं और टैलेंटेड भी। क्योंकि ये सफर 100 वर्षों का होने वाला है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ये भी होगी कि इस दौरान वो अपने वंश को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को उस लायक बनाएं कि वो प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुंच के उस पर जीवन की तलाश कर सकें।
पर क्या अंतरिक्ष में ये सारी चीजें मुमकिन हो पाएंगी? क्या बिना ग्रेविटी के वैज्ञानिक उन सारी बाधाओं को पार कर पाएंगे जो उनके इस 100 वर्ष के सफर में आने वाले हैं? अपने जीवन के अगले 30 वर्ष ये वैज्ञानिक कैसे बिताएंगे? प्रोक्सिमा सेंटोरी से आने वाली रोशनी जब इस एयरक्राफ्ट पर पड़ेगी तो क्या होगा? और न जाने ऐसे कई सवाल के साथ इन वैज्ञानिकों को विशालकाय अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जहां से उनके वापस आने की उम्मीद बिल्कुल 0% के बराबर होगी। पर सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि हम इन वैज्ञानिकों को अपने घर पृथ्वी से इतनी दूर भेज क्यों रहे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीक मौजूद हैबिटेबल प्लैनेट है, जिसकी धरती से दूरी मात्र 4.24 लाइट ईयर्स है, जहां यह स्पेसक्राफ्ट 100 सालों में आसानी से पहुंच जाएगा और वहां पर जीवन की तलाश में लग जाएगा। हेलियंथस नामक यह स्पेसक्राफ्ट अपने अंदर कुल 1800 लोगों को भरकर अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरेगा। इसमें मेल साइंटिस्ट, फीमेल साइंटिस्ट और यंग बच्चे भी मौजूद होंगे। अब यात्रा का आरंभ हो चुका है। अंतरिक्ष यान हेलियंथस पृथ्वी की ऊपरी कक्षा से लॉन्च होता है और अपना न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन शुरू करता है। अब चूंकि यह हाई स्पीड इंजन है, इसलिए इसे एक स्टेबल स्पीड तक एक्सीलरेट होने में 15 दिनों का वक्त लगता है। लॉन्च के 15 दिनों बाद यह फाइनली अपने टॉप स्पीड यानी कि लाइट की स्पीड का 4.24% अचीव कर लेता है। अभी स्पेसक्राफ्ट मार्स ग्रह को पार कर चुका है और ये काफी तेजी से एस्टेरॉयड बेल्ट की तरफ बढ़ रहा है। मंगल ग्रह की कक्षा को पार करने में हेलियंथस को कुल 14 दिनों का वक्त लगता है और इसके बाद यह 2.10 डिग्री के एंगल से नीचे की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जहां हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रह परिक्रमा करते हैं, प्रोक्सिमा सेंटोरी सिस्टम उसके नीचे की दिशा में स्थित है। अब लॉन्च को कुल 15 दिन बीत चुके हैं। यान अपने स्टेबल स्पीड के साथ एक दिशा में यात्रा कर रहा है और आने वाले 99 साल 11 महीने 15 दिन इसी तरह से यात्रा करता रहेगा। पर अभी भी इस यान में काफी सारे सिस्टम्स को एक्टिवेट करना बाकी है। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स इसमें मौजूद थ्रस्टर्स के द्वारा यान के अंदर ग्रेविटी का मान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अंदर पृथ्वी जैसी ही समान परिस्थिति उत्पन्न हो सके। एक बार जैसे ही यान के अंदर ग्रेविटी काम करने लगती है, वैसे ही कमांड डेक के सारे ऑफिशियल्स स्कूल्स, गार्डन्स, हॉस्पिटल्स, थिएटर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं।
wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, दरअसल इस यान के अंदर कई लेयर्स में पौधे मौजूद हैं जो कि एक विशेष प्रकार की खेती द्वारा उगाए गए हैं। इसे साइंस एरोपोनिक्स कहता है। इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉट्स किसी सेफ्टी बॉक्स में डीएनए डेटा और क्रॉप्स के सीड भी कलेक्ट करते हैं। अब इस सफर में 20 दिन से अधिक हो चुके हैं और यह स्पेसक्राफ्ट अब अंतरिक्ष में स्थित हेलियंस एस्टेरॉयड बेल्ट के करीब आ चुका है, जहां भारी मात्रा में एस्टेरॉयड्स चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, पर फिल्मों के जैसे इनकी दूरी नजदीक नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से लाखों किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित हैं। अब चूंकि हेलियंथस की इन एस्टेरॉयड्स के साथ भिड़ंत हो सकती है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स ने इसके लिए पहले ही एक सेफ पाथ डिफाइन कर रखा है। इसके साथ साथ हेलियंथस को भी कुछ इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वो अपने ऊपर आने वाले छोटी बड़ी आपदाओं को आसानी से टैकल कर सकता है। एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करने के बाद अब यह स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने के काफी करीब है। अभी इसकी यात्रा के 30 दिन से अधिक हो चुके हैं और अब यह तारों के बीच अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे से भरे एक क्षेत्र में है। यहां इसे कुछ भूले भटके ग्रह, धूल, गैस के बादल और ब्रह्मांडीय किरणें नजर आ रही हैं। अपनी यात्रा के 31वें दिन इस अंतरिक्षयान ने क्यूपर बेल्ट पार किया और फाइनली अब यह इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद एक ऐसी जगह होती है जहां कोई भी हेवनली बॉडीज मौजूद नहीं होती है। यहां 2 सोलर सिस्टम के बीच का खाली स्पेस होता है। वैसे इस सफर में हमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट भी दिखाई देता है, परंतु हम चूंकि अपने सोलर सिस्टम से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए यहां हमारी मुलाकात इंटरस्टेलर में पहुंच चुके वॉयेजर क्राफ्ट से नहीं हो पाई है। इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने के बाद हेलियंथस काफी तेजी से प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अंतरिक्ष यान पर मौजूद ऑफिशियल्स इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि जहाज पर कितने लोग सवार हैं। यात्रा की शुरुआत के वक्त इनकी कुल जनसंख्या 1800 थी, जिसमें 200 एल्डर्स, 1300 एडल्ट्स और 300 चिल्ड्रंस थे और यह जनसंख्या आने वाले 100 सालों में बढ़कर 4500 के आसपास हो जाएगी। यान में मौजूद बच्चों में ज्यादातर की उम्र इतनी है कि वो आने वाले 10 वर्षों में एडल्ट्स बन जाएंगे और 33% एडल्ट्स हर 10 वर्ष में एल्डर्स बन जाएंगे। इसके साथ साथ यान पर मौजूद बायोलॉजिस्ट यहाँ पल रहे बैक्टीरिया पर बारीकी से नजर रख रहे हैं
और ये धरती की अपेक्षा काफी तेजी से यहाँ प्रजनन भी कर रहे हैं। अब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं और इसने कुल 11 महीने इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर लिया है। पर इसके साथ ही इस स्पेसक्राफ्ट पर पहले बच्चे का जन्म भी हो चुका है, जो इस यान पर एक नई पीढ़ी की शुरुआत का प्रतीक है। इस बच्चे का नाम भी इसी जहाज के नाम पर रखा गया है, हेलियंथस। Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired. दरअसल हेलियंथस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हेलियोज और एंथोस से हुई है। ग्रीक में हेलियोज का अर्थ सन होता है, वहीं एंथोस का अर्थ फूल होता है। इस बच्चे के जन्म के बाद इस साल इस स्पेसशिप पर 32 और बच्चों का भी जन्म हुआ है। एस्ट्रोनॉट्स इन सारे बच्चों के जन्म के सिंबल के रूप में स्पेस में धरती से लाए स्टोन्स छोड़ते हैं। अब हेलियंथस धरती से टोटल 0.424 लाइट ईयर की दूरी पर आ पहुंचा है और इसलिए यहां से धरती तक कोई भी मैसेज पहुंचाने में टोटल 5 महीने और 1 दिन का समय लग रहा है। इससे भी ज्यादा वक्त धरती से वापस उसका रिप्लाई लेने में एस्ट्रोनॉट्स को लग रहा है। साथ ही यहीं से उन्हें टाइम डायलेशन की समस्या भी होनी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां उनके स्पेसशिप पर अभी 10 वर्ष गुजरे हैं, तो वहीं धरती पर यह समय 10 साल 3 महीने के बराबर है। ये सब की वजह टाइम डायलेशन है और ये काफी डिटेल में मैंने आपको हमारी वीडियो टाइम ट्रेवल में एक्सप्लेन किया था। हालांकि अभी ये अंतर प्रत्येक 10 साल में 3 महीने का ही है, लेकिन समय के साथ यह और भी बढ़ता जाएगा और वो इसलिए क्योंकि यह क्राफ्ट लाइट की स्पीड से 4.24% की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जो इनडायरेक्टली टाइम ट्रेवल ही है। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नाव को चला रहे हैं और अचानक आप इसकी स्पीड काफी बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में आपके नाव की स्पीड तो बढ़ती है, पर इसके आसपास पानी का बहाव धीमा पड़ने लगता है। हाँ, पर किनारे पर मौजूद लोग इस बात का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी तरह जो लोग पृथ्वी पर रहते हैं, उनकी तुलना में अंतरिक्ष यान पर ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए समय धीमा हो जाता है और इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। यानी कि जब यह यान 4 लाइट ईयर की दूरी तय करके प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास पहुंचेगा, तो पृथ्वी वालों की उम्र तो सामान्य तरीके से ही बढ़ेगी, पर इस विमान पर मौजूद लोग उनसे उनकी तुलना में कम तेजी से बढ़ेंगे और उनकी उम्र भी पृथ्वीवासी से कम होगी। खैर आइए अब यात्रा पर वापस चलते हैं। अभी इस यात्रा को 10 साल से भी अधिक बीत चुके हैं और अब यहाँ पर मौजूद कई एल्डर्स लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। हाँ, पर उन्हें विदा करने से पहले यहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें अच्छी तरह याद किया और फिर उनके शरीर को अंतरिक्ष में हमेशा के लिए तैरने के लिए छोड़ दिया। अब अंतरिक्ष यान पर 20 वर्षों का समय बीत चुका है।
और कई सारे नई पीढ़ी अब यहाँ अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। लेकिन जनसंख्या को नियंत्रित रखने और जीन्स के मिश्रण होने के लिए यहाँ बच्चे पैदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसे यहाँ मौजूद हर परिवार को पालन करना होता है। जैसे कि माता पिता की जगह लेने के लिए बच्चों की संख्या 2 से 3 सुनिश्चित करना, बहुत सारे लोगों को साथ न रखना, एक ही उम्र के बच्चे को जन्म देने से बचना और उनमें 5 से 10 साल का गैप रखना। अब इन सब के बीच हेलियंथस अपना 30 वर्ष का सफर पूरा कर चुका है और प्रोक्सिमा सेंटोरी बी से अब इसकी दूरी 2.97 प्रकाश वर्ष ही रह गई है। उधर पृथ्वी से दूरी बढ़ने की वजह से उन्हें अब कोई भी संदेश को धरती पर भेजने और पाने में 1.27 वर्ष का वक्त लग रहा है। अंतरिक्ष यान पर यात्रा के दौरान जन्मे बच्चों की पीढ़ी अब जवान हो चुकी है और आने वाले कुछ सालों में अपने कर्तव्यों को निभाने की ट्रेनिंग ले रही है। इसके साथ स्पेसशिप पर 1000वें बच्चे का भी जन्म हो चुका है और लोगों ने फिर से इस बच्चे का नाम भी स्पेसशिप के नाम पर हेलियंथस ही रखा है। वैसे जहाज पर बच्चों के कई और नाम भी काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि एलियाज, हेलियोज, सूर्या, अपोलो, जोरो और सेंटौर। यहां तक कि वो पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर हैं, लेकिन फिर भी उनके माता पिता अक्सर उन्हें पृथ्वी की कहानियां सुनाया करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आखिर जहां से वे लोग आए हैं वो पृथ्वी कैसी दिखती है। उनका अपना असल घर कितना खूबसूरत था। अब हेलियंथस अपनी 50 वर्ष के सफर को पूरा कर चुका है और इसे अब मात्र 2.12 लाइट ईयर की यात्रा और करनी है। अब यात्रियों को दूर एक लाल रंग का धुंधला सा तारा दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो बेशक प्रोक्सिमा सेंटोरी ही था। दरअसल यह तारा हमारी पृथ्वी के सूर्य से काफी छोटा है और इसकी रोशनी भी काफी कम है, पर चूंकि इसके इर्द गिर्द घूमने वाला प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी बी इसके काफी करीब से इसका चक्कर लगाती है, इसलिए यहाँ का प्लैनेट रहने के लिए और भी हैबिटेबल बन जाता है। यानी कि भले ही यहाँ रहने वाली नई पीढ़ी को धूप थोड़ी धीमी मिलेगी, पर सूर्य के पास होने की वजह से उन्हें ठंडी का एहसास नहीं होगा और तापमान भी पूरे दिन स्थिर रहेगा। वैसे सूर्य से नजदीक होने की वजह से यहाँ पर 1 साल का समय भी 11 अर्थ डेज में ही पूरा हो जाएगा। अब चूंकि अंतरिक्ष यान पर मौजूद लोग उस प्लेनेट पर रहने के लिए अनुकूल नहीं होंगे, इसलिए उन्हें अभी से ही उस लायक बनाना होगा ताकि वो वहां मौजूद हाई ग्रेविटी में खुद को एडजस्ट कर सके। और इसलिए एस्ट्रोनॉट्स ने इसमें लगे गोल थ्रस्टर्स को चलाना शुरू कर दिया है ताकि लोगों को प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर मौजूद ग्रेविटी की आदत लग सके। अब हेलियंथस पर अपनी पृथ्वी से 2.54 लाइट ईयर की दूरी पर आ पहुंचा है
और इसलिए अब पृथ्वी पर मैसेज सेंड और रिसीव करने में भी इसे 2.54 साल का वक्त लग रहा है। वहीं टाइम डायलेशन की वजह से पृथ्वी और अंतरिक्ष यान पर समय बिल्कुल अलग तरीके से बीत रहा है। एक तरफ जहां पृथ्वी पर लोग 60 साल व्यतीत कर चुके हैं, वहीं स्पेसशिप पर यह समय 19 दिन पीछे है। यानी कि धरतीवासी इस स्पेसशिप से तकरीबन 20 दिन आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ स्पेसशिप पर मौजूद साइंटिस्ट ने प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का एक नया नाम भी रख दिया है, एलिशिया। उनके अनुसार अब यही प्लैनेट मानवों के लिए स्वर्ग के जैसा होगा, जहां वो एक बार फिर से अपना जीवन यापन करने में सफल हो पाएंगे। पर चूंकि इस ग्रह पर धरती से गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, इसलिए अभी से वो अपने स्पेसशिप के अंदर अगले 30 वर्षों तक गुरुत्वाकर्षण की सीमा बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, ताकि आने वाले 30 वर्षों में उन्हें इसकी आदत हो जाए और वो एलिशिया पर लैंड करने के बाद उसकी ग्रेविटी से ज्यादा प्रभावित ना हो। दरअसल एलिशिया पर धरती की अपेक्षा में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा और यही वजह है कि वहां पर आपका वजन भी धरती से कुछ हद तक अधिक होगा। इसके अलावा अधिक गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से यह इंसानों को हृदय और मांसपेशियों पर भी अधिक दबाव बनाएगा। नतीजन आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ रहने वाले लोगों की हाइट छोटी हो जाएगी और वो अधिक डेंस हो जाएंगे। एक तरह से उनका शरीर खुद को इस वातावरण के अनुसार इवोल्यूट कर लेगा। इसके साथ साथ चूंकि इस स्टार सिस्टम का सन एक रेड डॉर्फ स्टार है, इसलिए यहाँ धरती की अपेक्षा रोशनी कम है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की आंखें अनुकूलित और थोड़ी बड़ी होंगी। उनकी आंखों की पुतलियां एम्बर रंग या सुनहरे रंग की हो सकती हैं। साथ ही साथ उनका साइज एक धरतीवासी से बड़ा भी हो सकता है और आंख का सफेद वाला हिस्सा भी गाढ़े रंग का हो सकता है। एक तरह से ये सारी इवोल्यूशंस लोगों को कम रोशनी में देखने में मदद करेंगी। वहीं जहां पृथ्वी पर लोगों की आंखों के रंग में अंतर होता है और उनके श्वेत पटल होते हैं, ठीक इसके विपरीत एलिशिया पर इवेल्युएट होने वाले मनुष्य की आंख गहरे और सुनहरे रंग की होंगी, जो कि हो सके रात को देखने में भी सक्षम हो। अब अंतरिक्ष यान अपना 99 वर्ष का सफर पूरा कर चुका है। और बस 1 साल के अंदर ही अंदर यह एलिशिया पर लैंड करने वाला है। पर ये क्या, इस स्पेसशिप पर कुछ लोग गुप्त रूप से हाइबरनेशन मोड में भी सोए थे, जो कि अब नींद से जाग चुके हैं। उनका मकसद एलिशिया पर अपना कब्जा जमाना और यहाँ राज करना है। Good morning, James. How are you feeling? Wait, what? It's perfectly normal to feel confused. वैसे अंतरिक्ष यान पर अब लोगों की 3 पीढ़ियां जीवित हैं और यहाँ पर कई पीढ़ियों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार इस पर टोटल 4572 लोग मौजूद हैं, जिसमें 1370 एल्डर्स, 1734 एडल्ट्स और 1468 बच्चे हैं।
इस 100 साल की यात्रा के दौरान इस स्पेसशिप पर कुल 2924 लोगों की मृत्यु हुई है, वहीं 5700 बच्चों का जन्म हुआ है। अब 100 साल पूरा होने में मात्र 15 दिनों का वक्त बचा है और इसलिए एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेसशिप की गति को धीमी करना शुरू कर चुके हैं। इसे पूरी तरह धीमा होने के लिए वो एक बार फिर इसमें लगे थ्रस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी सहायता से मात्र 14 दिनों में यह काफी धीमा हो जाएगा। अब लैंडिंग को बस एक ही दिन बचा है और इसलिए लोगों को एलिसिया पर लैंड कराने के लिए स्पेसशिप में मौजूद छोटे छोटे स्पेस शटल्स में लोगों को भरा जा रहा है। एक बार जब यह प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर ये सारे लोग एलिसिया की धरती पर अपना पांव रखेंगे और यहाँ की ताजी हवा में सांस लेंगे। और फाइनली 100 साल लंबे इंतजार के बाद ये सारे लोग एलिसिया की धरती पर अपना पांव जमा चुके हैं। उन्हें यह थोड़ी थोड़ी धरती जैसी लग रही है। उन्हें आसमान में एक गहरे लाल रंग का सूर्य दिखाई दे रहा है। भले ही यहाँ पृथ्वी जैसा उजाला नहीं है, फिर भी उन्हें कम रोशनी में भी सारी चीजें अच्छी तरह दिख रही हैं। उन्हें पास में एक समंदर भी दिखाई दे रहा है, जहाँ उम्मीद है कि कोई न कोई एक्वेटिक लाइफ जरूर पल रही होगी। वैसे तो इन लोगों ने टोटल 100 वर्ष का यह सफर पूरा किया है, लेकिन अभी एलिसिया पर इनका मकसद लंबा है। अभी धरती की अपेक्षा ये लोग 30 दिन पीछे हैं और उन्होंने अपने एलिसिया पर पहुंचने की खबर धरती तक भेज दी है। हाँ, पर इसे पहुंचने में अभी 4 साल से अधिक का वक्त लगेगा। तब तक यहाँ के लोग एलिसिया पर अपनी बस्ती बसा चुके होंगे और पृथ्वी से लाए पौधे और जीव को यहाँ के वातावरण में विकसित करना शुरू कर चुके होंगे। और इस प्रकार इतिहास में पहली बार हम मनुष्य इस धरती से बाहर, इस सौर मंडल से बाहर दुनिया बसाने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी ये डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है आपको ये सफ़र काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। वैसे अगर आप ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज का आनंद ले सकते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के अब तक के सफ़र में तकरीबन 4000 इंसान 100 वर्ष का सफ़र पूरा करके 4.24 लाइट ईयर दूर प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के सतह पर लैंड कर चुके थे और अब बारी थी इस पर एक दुनिया की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत उन्होंने बिल्कुल शून्य से की। दरअसल यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने यहाँ के वातावरण के बारे में जाना, परखा और फिर यहाँ मौजूद रिसोर्सेस की तलाश शुरू की। इस तलाश में उन्हें कई वर्ष का वक्त लगा और एक बार जैसे ही उन्होंने ये तलाश पूरी कर ली तो फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी बस्ती बसानी शुरू कर दी।
उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर अपने लिए रहने के लिए घर बनाया और फिर पृथ्वी पर से लाए फसल को यहाँ उगाना शुरू किया। I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I down. पर इस दौरान उन्हें कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. निश्चित सी बात है, वो पृथ्वी पर अपनी दुनिया नहीं बसा रहे थे, वो प्रोक्सिमा बी पर अपनी बस्ती बसा रहे थे। ऐसे में उनके रास्ते में चैलेंजेस का आना लाजमी था। हालांकि इंसानों ने इसे बड़े ही समझदारी और शांति के साथ पार किया और आज इंसान यहाँ अपनी बस्ती बसाने में कामयाब हो चुके हैं। और यही चीज हमें ले आता है इस डॉक्यूमेंट्री के तीसरे पार्ट पर, जिसका नाम है लिविंग ऑन प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम प्रोक्सिमा सेंटोरी पर शुरू हुई इस जीवन की शुरुआत की बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इंसान यहाँ हाइपोथेटिकली कैसे अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट दिग्विजय और आप देख रहे हैं केएस ज्ञान चैनल, जहाँ ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा हटाया जाता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी एक ट्रिपल स्टार सोलर सिस्टम का ऐसा प्लैनेट है जो कि प्रोक्सिमा सेंटोरी तारे के हैबिटेबल जोन में आता है और इसलिए धरती से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रहने आए हैं। यह रॉकी एक्सोप्लैनेट धरती के मास से तकरीबन 1.17 गुना ज्यादा भारी और कई तरह के टेरेन से भरा पड़ा है। धरती के जैसे ही यहाँ पर पहाड़, पठार, समुद्र और समतल भूभाग मौजूद है। इसके साथ साथ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी धरती से थोड़ा ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की औसत हाइट इवोल्यूशन के साथ कम होती जाएगी और तो और वो यहाँ पर धरती से ज्यादा वजन के भी होंगे। हालांकि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी प्लैनेट कई मामलों में धरती से काफी अलग है। यहाँ के वातावरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ एलिमेंट्स का मिक्सचर मौजूद तो है, लेकिन इसका कंपोजिशन धरती के वातावरण जैसा बिल्कुल नहीं है और इसलिए यहाँ के वातावरण में कुछ गैसों का लेवल काफी हाई है। जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम और प्रोटेक्टिव गियर्स का निर्माण शुरू कर दिया है, जहाँ डिफरेंट गैसेस के इस लेवल को मेंटेन किया जा सके और लोगों के लिए इसे हैबिटेबल बनाया जा सके।
अब चूंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी एक रेड डॉर्फ स्टार की परिक्रमा करता है और ये रेड डॉर्फ स्टार प्रोक्सिमा बी के काफी करीब है, इसलिए इससे निकलने वाली रेडिएशन भी इस प्लेनेट तक आसानी से पहुंच जाती है और इसको काफी नुकसान भी पहुंचाती है। जैसे धरती पर अल्ट्रावायलेट रेज और अदर रेडिएशंस इंसानों के स्किन और बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ही यहाँ भी ये हार्मफुल रेडिएशन इंसानों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। और वैज्ञानिक इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए अपने हैबिटेट्स के आसपास एक सील्डेड स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं ताकि इंसान इस रेडिएशन एक्सपोजर से खुद को बचा सकें। यानी कि धरती की तरह यहाँ इंसान खुले आसमान के नीचे रहने में एकदम समर्थ नहीं है। यहाँ मौजूद कुछ गैसों का हाई लेवल और रेडिएशन की अधिक मात्रा इस प्लेनेट को खुले में हैबिटेबल रहने के लिए इम्पॉसिबल बनाता है। और इसलिए वैज्ञानिक यहाँ पर क्लोज्ड सील्डेड स्पेस का निर्माण कर रहे हैं जहां पर ये इंसानों को बसा पाएंगे और फिर वहां पर खेती बाड़ी कर पाएंगे। पर इसके लिए भी उन्हें इस प्लेनेट के ऊपर एक सूटेबल जगह की तलाश करनी पड़ रही है जहां पर टेम्परेचर एकदम सूटेबल हो। दरअसल इस प्लेनेट पर हर जगह टेम्परेचर एक समान नहीं रहता। इसके अलग अलग रीजन में टेम्परेचर अलग अलग है। कहीं इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इंसान वहाँ जल के राख हो जाए, तो कहीं इतनी ज़्यादा ठंडी है कि इंसान बर्फ की चादर में ढक जाए। और इसलिए वैज्ञानिक ऐसे में उन क्षेत्रों की तलाश में हैं जहाँ प्राकृतिक रूप से टेम्परेचर रहने लायक मौजूद है। और जल्द ही उन्हें वो जगह मिल भी जाती है जहां इसके रेड डॉर्फ स्टार की लाइट बाकी जगहों से कम आती है और टेम्परेचर भी इंसानों के रहने लायक है। अब जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर हवा, पानी, पहाड़, पठार तो मौजूद है, पर यहाँ का वातावरण हमारे पृथ्वी के वातावरण से काफी अलग है और इसलिए यहाँ रहने के लिए हमें कुछ विशेष प्रबंधों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वैज्ञानिक अपने काम पर लग गए हैं। उन्होंने सही लोकेशन का चुनाव करके यहाँ क्लोज्ड स्पेस का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसके अंदर बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा वातावरण मौजूद होगा। वहां ना किसी गैस की हाई लेवल में मौजूदगी होगी और ना ही रेड डॉर्फ से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन का डर। इंसान इस क्लोज और सील्डेड स्पेस में बिल्कुल आराम से रह पाएंगे और इसी स्पेस में वह धरती से लाए फसल के बीजों को भी उगा पाएंगे।
हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भले ही यहाँ पर परिस्थितियाँ रहने के लायक 100% अनुकूल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर धरती के जैसे ही रिसोर्सेस जैसे कि हवा, पानी, मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं और इसलिए वैज्ञानिक टेक्नोलॉजीज की मदद से इसे रहने लायक बना सकते हैं। ये इनोवेशंस न सिर्फ यहाँ पर नए जीवन की नींव रखेंगे, साथ ही साथ पृथ्वीवासियों के लिए यह एक दूसरा घर साबित होगा जहाँ वो आपदा के वक्त खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। फाइनली 5 वर्षों के लगातार मेहनत और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद इंसानों ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के इन्वायरमेंट को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर ही दिया है। उन्होंने इस पर एक ऐसे शील्ड का निर्माण कर लिया है जो उन्हें प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारे से आने वाले सारे हार्मफुल रेज और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही इसमें गैसेस के कंपोजिशन को भी धरती की वातावरण के तरह ही बैलेंस कर लिया गया है। अब यहाँ पेड़ पौधे भी उगना शुरू हो गए हैं और इंसान जिन पालतू जानवर को यहाँ लाए थे उन्होंने भी यहाँ पर अपनी प्रजनन प्रक्रिया शुरू कर दी है और आने वाले कुछ साल में यहाँ पर उनकी संख्या हजारों में हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कि आखिर प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर जीवन पनपता हुआ कैसे दिखाई देता है। अभी प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर सुबह का समय है। यहाँ टोटल 11 दिनों के लगातार रात के बाद फाइनली सूरज ने अपनी झलक दिखाई है और अगले 11 दिन तक यह यूं ही चमकता रहेगा। दरअसल धरती की तरह इस प्लेनेट पर 12 घंटे के अंतराल पर दिन और रात नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ 11 दिन तक सवेरा ही रहता है और फिर अगले 11 दिन तक रात होती है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान यहाँ 11 दिन तक सोते रहते होंगे और फिर 11 दिन तक जागते रहते होंगे, क्योंकि ऐसा हम इंसानों के लिए पॉसिबल कहाँ है। इंसानों ने यहाँ इस समस्या का भी तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने खुद को इस प्रकार एडजस्ट कर लिया है कि वो 11-12 घंटे काम करने के बाद फिर 7-8 घंटे की नींद लेते हैं। और रात वाले 11 दिन भी उनका शेड्यूल यही होता है। हाँ, पर उस समय पर पूरे प्लेनेट पर आर्टिफिशियल लाइट को इस्तेमाल में लाया जाता है। रोज की तरह इंसान जागते सोते हैं, अपना काम करते हैं, खाते पीते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर वैज्ञानिकों ने धरती पर कम्युनिकेशन का जुगाड़ भी बिठा लिया है। हालांकि ऐसा करने में उन्हें सालों का समय लगता है। 100 साल की यात्रा करके आने के बाद उन्होंने अपना संदेश पृथ्वी पर भेज दिया था, जो कि उन्हें 4 वर्ष से बाद प्राप्त हुआ है।
और अभी धरती से भेजे गए संदेश को यहाँ पहुँचने में 1 वर्ष का समय बाकी है। निश्चित ही धरतीवासी इनके इस सफलता से बेहद खुश और आशावान होंगे। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर फिलहाल अर्थ के साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन स्थापित करने में सफलता नहीं मिल पाई है। वैज्ञानिक इसको लेकर पिछले 5-6 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ 5-6 वर्षों से हमारा मतलब धरती पर बीतने वाले 5-6 वर्ष जितना समय है, क्योंकि यहाँ का 5 से 6 वर्ष तो धरती के 5 से 6 वर्ष से कई गुना ज्यादा होगा। पिछले 5-6 वर्षों में प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर सोसाइटी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलप हुआ है। धीरे धीरे यहाँ हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस खुलने भी शुरू हो चुके हैं। लोगों ने यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज की भी शुरुआत कर दी है और उन्होंने कई सारे साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, कल्चरल एक्सचेंजेज और डाइवर्स कम्युनिटी का निर्माण कर लिया है। उनके लिए अब जीवन एक सामान्य अर्थ लाइफ जैसी होती हुई प्रतीत हो रही है। स्पेसशिप में लाए गए विशेष प्रकार के हाइब्रिड पौधे और बीज का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने यहाँ की भूमि में खेती की भी शुरुआत कर दी है। उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और बायो इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से फसल उगानी शुरू कर दी है और इस फ्लोरा और फौना के मिक्सचर्स ने प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के धरती पर एक नया इकोसिस्टम तैयार कर दिया है। जहां वैज्ञानिक बड़े ही बारीकी से इनमें बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हैं। अब इस ग्रह पर इंसानों के आए 20 अर्थ ईयर्स बीत चुके हैं और इस बीच उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल कर ली है कि अब वो धरती के साथ डायरेक्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन करने में सक्षम है। उन्होंने यहाँ की इमेजेस, वीडियोज, साइंटिफिक डेटा सब कुछ धरती के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। और तो और धरती से मानवों का एक और समूह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के लिए रवाना हो चुका है, जो मात्र 20 वर्षों की यात्रा करके इस प्लेनेट तक पहुंचने वाला है। इस बार भी इस यात्रा में हर उम्र के यात्री के साथ कई प्रजाति के जीव भी लाए जा रहे हैं ताकि उनको प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया जा सके। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर अब बड़े बड़े साइंटिफिक लैब्स, रिसर्च सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज, मॉल्स, शॉप्स आदि डेवलप हो चुके हैं और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने यहाँ मौजूद सोलर सिस्टम का भरपूर इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी पहली मैन मेड सैटेलाइट प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के ऑर्बिट में लॉन्च कर दी है, जो इस सोलर सिस्टम और प्लैनेट से जुड़ी सारी अहम जानकारियां इनके पास पहुंचा रहा है। रहने योग्य क्षेत्र में होने के बावजूद प्रोक्सिमा सेंटोरी बी अपने टेम्परेचर में उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, जो अक्सर यहाँ रह रहे ह्यूमन हैबिटेशंस को चुनौती देता है। अपने तारे से काफी नजदीक होने की वजह से कुछ क्षेत्रों में हाई टेम्परेचर का अनुभव होता है, जबकि अन्य रीजन लंबी रात के दौरान अत्यधिक ठंड में डूब जाते हैं।
रहने की जगहों और कृषि क्षेत्रों के भीतर रहने योग्य टेम्परेचर बनाए रखने के लिए पूरे रीजन में एडवांस्ड इंसुलेशन, जियोथर्मल हीटिंग और एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं ताकि लोगों को लगातार एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। दरअसल 20 साल बीतने के बाद इंसानों ने इस प्लेनेट पर आने वाले चैलेंजेस का पॉसिबल सॉल्यूशन तो ढूंढ लिया है, लेकिन अभी भी इनका कई विकट परिस्थितियों के साथ सामना होता रहता है। आइए अब उन चैलेंजेस के बारे में विस्तार से जानते हैं। धरती के जैसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है और इसलिए इसके स्टार से उठने वाले सोलर वाइंड्स का अक्सर इसके साथ इंटरेक्शन होता रहता है और इससे औराज उत्पन्न होते हैं जो कि इस प्लैनेट पर मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और कम्युनिकेशंस को अक्सर प्रभावित करते हैं। इससे अक्सर यहाँ पर कुछ दिनों का ब्लैकआउट या फिर कम्युनिकेशन ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाता है। हालांकि इसका समाधान यहाँ के वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है। उन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग का निर्माण किया है जो सूरज से आने वाले इन सोलर वाइंड्स को ब्लॉक करने का काम करता है। हाँ, पर कभी कभी ये सोलर वाइंड्स इतनी भारी मात्रा में होते हैं कि इनके सामने ये स्ट्रॉन्ग शील्ड्स भी धराशायी हो जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि इसको लेकर यहाँ के लोग काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें दूसरा चैलेंजेस वाटर को लेकर झेलनी पड़ रही है। अब हम सभी को पता है कि धरती पर मैक्सिमम वाटर पीने के लायक नहीं है और बस कुछ % वाटर ही फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। ठीक इसी तरह प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर भी सारे के सारे वाटर रिसोर्सेस पीने लायक पानी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ धरती की तरह कुछ % भी फ्रेश वाटर मौजूद नहीं है, जिस वजह से यहाँ की आबादी को एडवांस रिसाइकलिंग सिस्टम की मदद से पानी को प्योरीफाई करके फिर से इस्तेमाल में लाना होता है और इसका एक लिमिट में इस्तेमाल करना होता है। वहीं तीसरी समस्या साइकोलॉजिकल है। एक तरह से यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या रह रही है वो आइसोलेशन में है। कहीं ना कहीं हम सभी इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं और यहाँ के प्राणी को उसी समाज से अलग कर 4 लाइट ईयर दूर यहाँ इस प्लैनेट पर लाकर आइसोलेट कर अकेला छोड़ दिया गया है, जिस वजह से उनके मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि रियल टाइम कम्युनिकेशन के माध्यम से वैज्ञानिक लगातार यहाँ के लोगों का कांटेक्ट धरती वासियों के साथ करवा रहे हैं, पर फिर भी इससे उनके बीच एक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं वो खुद को उनसे दूर इस प्लैनेट पर अकेला पा रहे हैं और इसलिए उनका मेंटल वेलबींग काफी प्रभावित हो रहा है। वैज्ञानिक इस पूरे चैलेंजेस को लेकर कई रिसर्च भी कर रहे हैं और एक एक करके ऐसे लोगों का इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं ताकि इस एलियन एनवायरनमेंट में उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस किया जा सके, पर इसमें उन्हें 100% सफलता नहीं मिल पाई है। जैसा कि हमने इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में ही बताया था कि ये पूरी जर्नी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होने वाली है, पर इसमें आपको प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को लेकर कई सवालों का जवाब भी मिला होगा। आज हम धरती पर बैठे बैठे प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को एक सबसे करीबी हैबिटेबल प्लैनेट मान रहे हैं, पर अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि ये पॉसिबिलिटी 10% के आसपास भी नहीं है।
क्योंकि किसी भी प्लेनेट के हैबिटेबल होने के लिए इतने सारे बॉक्सेस टिक होने जरूरी हैं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी उसमें कभी भी पास ही नहीं हो पाएगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर हमें अर्थ के कुछ फीचर्स जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि हम आसानी से वहां अपना घर बसा सकते हैं। इवन अगर हमें वहां जाने का कोई अच्छा साधन भी मिल गया, फिर भी हमारे लिए उस प्लेनेट पर सरवाइव करना मार्स पर सरवाइव करने के बराबर होगा, क्योंकि वहां हमें फिर से हर चीज जीरो से शुरू करनी होगी। वहां हमें मार्स पर बताई गई इंडोर सेटलमेंट्स के जैसे ही सेटलमेंट्स तैयार करने होंगे। पर इसके लिए इतने सारे रिसोर्सेस को यहाँ धरती से 4 लाइट ईयर दूर प्रॉक्सिमा बी तक ट्रांसफर करना एक इम्पॉसिबल काम लगता है, और इसलिए फिलहाल आने वाले कई 100 सालों में भी हमारे लिए इस प्लेनेट पर जा पाना और यहाँ बस्ती बसा पाना मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पहुँचने में हमें अभी 1000 साल का इंतजार करना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ये डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हमने आपको हाइपोथेटिकली ये बताया और समझाया कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर अगर ह्यूमन सेटलमेंट कभी बसी तो वो कैसी दिखेगी और उन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बाकी आपकी इस पूरे टॉपिक पर क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप इससे जुड़कर कुछ सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप वो भी नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। आप देख रहे थे KS ज्ञान चैनल, लेट द मिस्ट्रीज अनफोल्ड।